बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वक्त प्रोग्राम कड़ा वक्त और मैं हूं आबिद अली। नाजरीन, यूँ तो कश्मीर की वादियों से बहने वाला पानी हमारे मैदानी इलाकों को हरियाली और सब्ज़ा देता है, लेकिन खैबर से लेकर कराची तक इन्हीं तमाम चीज़ों को तहस नहस कर देने वाला तूफ़ान भी इन्हीं वादियों से जन्म लेता है। एक ऐसा ही तूफ़ान उठ खड़ा हुआ है आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के बाद कि जिसने मुल्की सियासत के पस मंज़र को तमाम तौर पे तब्दील कर दिया है। हमारे करंट अफेयर पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद मशहूर तजिया नगार सलीम बुखारी साहब, और नून लीग के रहनुमा हमारे साथ होंगे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और MQM से हमें ज्वाइन करेंगे हैदर अब्बास रिजवी साहब। हमारे साथ रहिएगा, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो नाज़रीन, जैसे हम करंट इशू पे बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, तो इसी इशू पे बात करने के लिए हमें अभी ज्वाइन किया है ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, आपने मेरी गुफ्तगू सुनी, मैं उसी बारे में आपसे आपकी राय लेना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा, आपने ये फैसला किया कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं MQM की तरफ, क्या ये आपके असूलों की अगर सियासत करें तो ये गुनाह कबीरा नहीं कर रहे आप? हमने जब बात की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ ग्रैंड अलायंस बनाने की, तो उसमें हरगिज़ ये हमने नहीं कहा कि हमारे उनके साथ कोई इख्तलाफात या तजादात नहीं हैं। हम इस बात को एक्नॉलेज करते हुए, इस बात को एक्सेप्ट करते हुए कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ हमारे तजादात हैं, उससे दरकिनार हम इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है और जो बदतरीन सूरत हाल है उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलकर और बाकी जमातों के साथ मिलकर एक ग्रैंड अलायंस बनाना चाहते हैं, ताकि हम इस हुकूमत से निजात हासिल कर सकें और पाकिस्तान की अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। इसमें हरगिज़ ये बात नहीं है कि हम अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। साहब, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा, इंटरप्ट करने के लिए मात्र चाहूँगा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आप फरमा रहे हैं कि उनके साथ मुफाहमत का हाथ बढ़ा रहे हैं, पिछले 3 साल से आप अपोजिशन में हैं, आप मुझे ये बता देंगे कि क्या अचीव करना चाहते हैं ग्रैंड अलायंस बनाने के बाद, जबकि पिछले 3 साल में आपने देखे महंगाई कम नहीं हुई, एनर्जी क्राइसिस कम नहीं हुए, और उसके बाद एबटाबाद, खुरोटाबाद, PNS मेहरान और इसके अलावा सरफराज शाह जैसे कत्ल के वाक़यात हुए, आपने सिर्फ मजम्मत ही की है, इसका कोई हमें आउटपुट नहीं मिला। अभी आप मजीद जो ग्रैंड अलायंस बनाएंगे MQM के साथ, मुझे बता देंगे कि इसका आउटपुट आप हमारी हुकूमत को, माजूर चाहूँगा अपनी जो अवाम है उसको क्या देंगे? चलिए जनाब, पॉलिटिकल जोक सुनाना है आपने अभी। अल्ताफ़ हुसैन साहब, भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो बचपन से बड़े एग्रेसिव थे। तो उनके टीचर, मैथ के टीचर ने एक क्वेश्चन किया उनसे कि अगर आपके पास 4 सेब हों तो 5 बच्चों में कैसे तकसीम करेंगे? कहे वेरी सिंपल, 5वें को गोली मार दें। चलें, थैंक यू आबिद। बड़ा वहशतनाक जोक आपने सुनाया। सर, आपको पहले कहा पॉलिटिकल ऐसे ही होते हैं। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हैं वक्त के साथ और प्रोग्राम देख रहे हैं अप्स एंड डाउन्स, और मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है एक नई सियासी लव स्टोरी, जिसके मरकजी किरदार हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग। क्या बाकी तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं या हुकूमत की मुखालिफ जमातें हैं वो मिलकर काम करेंगी और इस ग्रैंड अलायंस में शामिल होंगी या नहीं? आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार। उनसे हम बात करेंगे और उनका मौक़िफ़ जानेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अप्स एंड डाउन्स हैदर मुर्तज़ा के साथ। मेरे साथ इस वक्त मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू द शो। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने ये जो फैसला किया है और बड़ा उसूली फैसला किया है, आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? पहले भी कई मरतबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस हुकूमत से अलहदा भी हो चुकी है और फिर वापस भी आ चुकी है। आप क्या समझते हैं कि ये किस तरह अवामी मुफाद में है? अगर मैं ये कहूं कि ये आपका फैसला आपके ज़ाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है, तो आप इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह कि जहाँ तक पिछले तमाम अलायंसेस की या उसके हवाले से हम जो दोबारा वापस मिलते रहे, जिसके हवाले से हम पे कुछ लोगों ने इल्ज़ामात भी लगाए कि हम जो हैं वो अपने ज़ाती मफादात की खातिर वापस हुकूमत में आते हैं, तो हमने ये सिर्फ और सिर्फ मफाहमत की खातिर किया कि हुकूमती पटड़ी को डीरेल ना किया जाए, जिसके हवाले से हमें बार बार इल्ज़ामात देते रहे कि जी अगर हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करते हैं तो हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है कि जिससे वो हुकूमत बना सके। और फिर हमें सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कि हुकूमती अवामी मुफाद में आपने ये फैसला किया है। आप सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें कि पिछले 3 साल जो आप हुकूमत में रहे हैं, तो हुकूमत ने जो इस मुल्क का हशर किया है, आप उस हुकूमत का हिस्सा थे। क्या इस वक्त ग्रैंड अलायंस बनाने के बाद आपके वो पाप धुल सकते हैं? जहां जहां पे हुकूमत ने कोई गलत कदम उठाने की बात
بات کی, ہم نے وہاں پہ انہیں گہری تنقید کا نشانہ بنایا کہ دیکھیں میری ایک بات سن لیں کہ دیکھیں بات سن لیں, میں آپ کو پہلے مکمل اپنی بات بتا دوں, ہمیں بھی اپنی بات کرنے کا موقع دیجیے کہ پچھلے جتنے بھی الزامات ہم پہ لگائے گئے ہم ان میں بار بار تنقید کرتے رہے حکومت کے غلط کاموں پہ کہ دیکھیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ عوامی مفاد میں بہتر نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیوں نہیں سوچتے, آپ ہمارے موقف کو سامنے نہیں لانے دے رہے. اگر آپ صرف تنقید کر سکتے ہیں تو تنقید تو ایک عام شخص بھی کر سکتا ہے, عوام میں سے لوگ بھی تنقید کر سکتے ہیں, ایک ریڈی والا بھی تنقید کر سکتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ میں اور ایک ریڈی والے میں فرق کیا ہے؟ ہماری تنقید. چلیے جناب آ جائیے, ویری گڈ سیاسی لطیفہ آپ نے سنانا ہے کچھ. جگ جگ جیے جگ جگ جیے میرا پیارا وطن, لب پہ دعا ہے دل میں لگن ہو, جگ جگ جیے. اس کا پہلا انترا جو تبدیل کیا ہے وہ صدر پاکستان نے کیا ہے, ذرا سنیے گا. روز سہانے خوابوں میں امریکہ میں جاتا ہوں, روز سہانے خوابوں میں امریکہ میں جاتا ہوں, جا کے وہاں پھر گلیوں میں ایک ہی گیت میں گاتا ہوں. آجا تو باہوں میں, آجا تو باہوں میں سارا پلن ہو, جگ جگ جیے. میں الماس شبی آپ کے ساتھ عوام کے مسائل پروگرام. دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ واضح کرتے چلیں کہ جب بھی کوئی قوم کو تباہ کرنا ہو تو پہلے آپ اس کے تعلیمی نظام کو تباہ کر دیں, وہ قوم خود بخود تباہ ہو جاتی ہے. نہ وہاں پہ ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت رہتی ہے اور نہ وہاں پہ کسی اور قسم کے بم گرانے کی ضرورت رہتی ہے. پاکستان کا بھی یہی حال ہے کہ اگر یہاں پہ پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں تو یہاں پہ سارا نظام جو ہم خرابی کی طرف گردانتے ہیں وہ تعلیمی نظام کی طرف گردانتے ہیں, اور اس تعلیمی نظام میں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں سب سے اہم ہوتی ہے وہاں کی ہائر ایجوکیشن. پاکستان میں ایک ادارہ ہائر ایجوکیشن کے نام سے تعمیر بنایا گیا 2004 میں. اب چلتے ہیں کہ آخر کیا ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ پہ اس ادارے کو ڈیوالو کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور آخر کیا ایسے محرکات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ صوبوں کو اختیارات دینے سے وہ تمام مسائل جو کہ ہائر ایجوکیشن میں ہیں وہ حل ہو جائیں گے. چلتے ہیں بریک کی طرف, آ کے آپ کو اپنے معزز مہمانوں سے آپ ان کا تعارف کرواتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں انٹر پروونشل کوآرڈینیشن منسٹر. جی منسٹر صاحب, سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ جو یہ ڈیولیوشن کی بات کر رہے ہیں کہ ایچ ای سی کو ڈیوالو کر کے صوبوں کو ان کا اختیار دے دینا چاہیے جبکہ یہ کنکرنٹ لسٹ میں بھی موجود نہیں ہے, تو پھر آپ کو کیا ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ضرورت پڑی کہ آپ یہ تمام اختیارات, جس کی مثال بھارت نے دیتے ہوئے اپریل 2010 میں یہ کہا تھا کہ ہم ایک ایسا ہی ادارہ قائم کریں گے کیونکہ پاکستان میں اس ادارے نے کافی کام کیا ہے, جتنے پچھلے 55 سال میں ڈگریاں پاکستان میں پی ایچ ڈیز کی لوگ حاصل نہیں کر پائے یا اس اہل نہیں ہو پائے, اس ادارے نے ان 10 سالوں میں یہ ایک نہایت اہم کام سر انجام دیا ہے. لہٰذا آپ کو کیا ایسی خرابیاں نظر آئی ہیں ان میں کہ آپ کو ایچ ای سی کو صوبوں کی طرف ڈیوالو کرنے کی ضرورت پڑی؟ دیکھیں جب کوئی ادارہ ہوتا ہے, کوئی پورے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہر مسائل تک اچھے طریقے سے ٹیکل نہیں کر پاتا, کیونکہ ملک آپ کا جب بڑا ہوتا ہے تو اس کے مسائل بھی ڈیفینیٹلی بڑے ہوتے ہیں. صوبوں تک دینے کا مین مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ بنا دیا جائے کہ وہ اس صوبے کے تمام تعلیمی مسائل کو زیادہ اچھے طریقے سے دیکھیں. نہیں, یہاں تک جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ صوبوں کو نمائندگی دینے کی بات, صوبوں کی نمائندگی آپ کے ایچ ای سی کے سسٹم میں ان بلٹ ہے, کیونکہ آپ کے گورنر صاحب وہاں کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کے صوبے کی اس ایچ ای سی کے تحت آپ کے اس صوبے کے چانسلر ہوتے ہیں جو کہ ہیڈ کرتے ہیں ان تمام اداروں کو, یونیورسٹیوں کو, اور جو گورن بھی کرتے ہیں. سامنے ہیں آپ کے جو تھینک یو. سیاسی لطیفہ کہتے ہیں کہ ایک پرندہ بول نہیں سکتا لیکن طوطے نے کر دکھایا, اور کہتے ہیں کہ کوئی پاگل لیڈرشپ نہیں کر سکتا لیکن اس نے کر دکھائی. السلام علیکم ناظرین, سفر آج تک کا کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کرن شبیر. آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر انٹرٹینمنٹ اور تخلیقی عمل کے معیار پر. اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں میری قابل احترام مہمان شخصیات. سب سے پہلے تشریف فرما ہے جناب امجد اسلام امجد صاحب, ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب سید نور صاحب, اور ان مسائل پر سیاسی نقطہ نظر سے آگاہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. ان تمام مہمان شخصیات سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے, لیکن فی الحال چلتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی طرف.
ब्रेक से वापस आकर हम इनसे अपने सवालात का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे जिक्र किया था कि वापस आके हम अपने सवालात का आगाज करेंगे। फिलहाल मेरे पास सबसे पहले मौजूद हैं जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब। सर, मैं आपसे अपना पहला क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हमारी ये सरजमीन जो हुनर, तालीम और फ़न में हमेशा से बहुत ज़रखेज़ रही है, क्या वजूहात हैं कि आज ये बंजर और वीरान होती जा रही हैं? 1970 की दहाई में हमारे पास तख्लीकी मेयार का जो मेयार था और जो हमारे पास फ़नकार मौजूद थे, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ से फराज अहमद तक हो या सैयद नूर से ले, दोबारा कर सकती हूँ? कंटिन्यू। चाहे वो गुलजी हो, मोहम्मद अली हो, वहीद मुराद हो, फैज़ अहमद फैज़ हो या उस्ताद नुसरत अली खान, हर शोबे का एक जीनियस हमारे पास मौजूद था। हम आज तक उनका मुतबादिल क्यों आखिर पैदा नहीं कर पाए? हमारे मुआशरे में रहने वाले अफराद की तरजीहात बदल चुकी हैं। अगर आप देखें, अदब से वाबस्तगी के जो मेयारात माजी में हुआ करते थे, अब वो मेयारात ही नहीं रहे। देखिए, मेयार जो कायम किया जाता है, मेयार मीडिया की तरफ से, तख्लीकी लोगों की तरफ से कायम किया जाता है, शायर हजरात की तरफ से कायम किया जाता है। अगर हम उस वक्त का अपनी फिल्मों का मेयार देखें, उसमें एक सबक दिया जाता था। हमारी फिल्मों में एक मौजू होता था, कभी हम फलस्तीन पे फिल्म बनाते थे, कभी किसी माशरती मसाइल पर। सियासी लतीफ़ा सुनाएंगे। ना बिजली है, ना चीनी है, ना आटा है दुकानों पर। ना बिजली है, ना चीनी है, ना आटा है दुकानों पर। तू पाकिस्तानी है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने प्रोग्राम सियासी शोबदा बाजियाँ के साथ आपका अपना होस्ट मोहम्मद इलियास चिश्ती हाजिर खिदमत है। नाजरीन, सियासी शोबदा बाजियाँ, दगाबाजियाँ, कलाबाजियाँ, धोखाबाजियाँ। नाज़रीन, आप हैरान हो रहे होंगे कि आपके होस्ट चिश्ती को क्या हो गया है कि इस लाह के बाजियाँ की तकरार ही किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, क्या कीजिए कि इन सियासी बाजीगरों के हाथ में ये सियासत एक बाजी ही तो बन के रह गई है। नाज़रीन, पिछले दिनों एक बहुत बड़ी खबर मंजर आम पे आती है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत से अलहदा हो गई। लेकिन नाज़रीन, अब की बार जब सब ने इस खबर को सुना, ना तो कोई हैरान हुआ ना कोई शशदर। नाज़रीन, क्योंकि ये वो सियासी पैंतरा है जो MQM माजी में बारहा दोहरा चुकी है। अपने इसी स्ट्राइकिंग सवाल पे बात करने के लिए हमने फ़ोन लाइन पे अपने मेहमानों से रब्ता किया हुआ है। उनसे रब्ता करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इस सियासी पैंतरेबाजियों की। हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं, हैदर अब्बास रिजवी साहब। ये तो सर, हम आपसे पूछेंगे कि MQM बारहा अलहदगी का ऐलान कर चुकी है। अपने पहले फैसले को और आज के फैसले को आप किस तरह देखते हैं? क्या तकाबली जायज़ा पेश करेंगे? पहले वाला फैसला मुनासिब था या अब वाला? अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे? जी सर। देखिए जी, ये जमहूरी सेटअप है और जमहूरियत में ऐसा होता है कि जब आप हुकूमत वक्त के साथ कहीं कोलिशन में हो तो किसी बुनियाद पर होते हैं। आपको कुछ मुआहदे आपके साथ किए जाते हैं, आपके साथ वादे करके आपको कोलिशन में शामिल किया जाता है। जब आप उन वादों से इनराफ करते हैं तो फिर आप कोई भी दूसरा साथ नहीं चल सकता। सियासी लतीफ़ा एक सियासी मुकालमा है, एक सियासतदान और एक अवामी खस्ता हाल शख्स के दरमियान। सुनिएगा, शायरी में है, मज़ाहिया शायरी है। मैंने कहा कि इस शहर के हक में दुआ करो, उसने कहा कि बात गलत मत किया करो। अरे मैंने कहा कि शहर में पानी का कहत है, उसने कहा कि कोला पिया करो। और मैंने कहा कि रात से बिजली भी बंद है, उसने कहा कि हाथ से पंखा झला करो। और मैंने कहा कि है मुझे कुर्सी की आरजू, उसने कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ा करो।